अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पर हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सिलसिला ये जारी है। और जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेज़बान मुल्क पाकिस्तान जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि आज का जो मैच खेला गया है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों के माबैन, वो न्यूजीलैंड की टीम ने कन्विंसिंगली जीत लिया है। याद रहे कि ये इफ्स एंड बट्स का जो सिलसिला है ये गुज़िश्ता रोज़ बल्कि पहले मैच के बाद से ही इनफैक्ट शुरू हो चुका था। और ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर आज का मैच वॉश आउट हो जाता उस सूरत में भी पाकिस्तान ने बाहर होना था, न्यूजीलैंड अगर जीता तब भी पाकिस्तान ने बाहर होना था, बांग्लादेश अगर बड़ी लीड के साथ इस मैच को जीता तो शायद हमारे कुछ चांसेस बाकी रहते, ताहम ऐसा नहीं हो सका। और बिल्कुल जो डिज़र्विंग साइड होती है ना, उसके लिए हमेशा बात करनी चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं कि वो फाइनल तक पहुँचें और उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से कन्विंसिंगली सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचे और उसके बाद फिर मज़ा आता है इन सारी चीज़ों का। बहरहाल ये ऑल इन ऑल जो परफॉर्मेंस रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और शायकीन क्रिकेट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नाउमीद हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, उसके ऊपर बात हो रही है शब रोज़ अपने प्रोग्राम्स में, बल्कि जिस तरफ भी आप देखें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर तरफ ये सवाल हो रहा है कि ये जो तब्दीलियों की बात हो रही है या काफ़ी अरसे से सिलसिला चला आ रहा है कि तब्दीलियाँ की जाएंगी, आखिर ये तब्दीलियाँ कब होंगी, ये देखना बाकी है। पहले थोड़ा सा तस्करा आज के मैच के हवाले से कर दूं, जो आज का स्कोर रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो जनाब ये आज जो टॉस था, ये न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनके लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ फैसला। बांग्लादेश की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, 236 रन 9 विकेट के नुकसान पर जो है वो उन्होंने 50 ओवर में ये अपना मुकम्मल किया स्कोर। नजमुल हसैन शंटू जो है वो टॉप स्कोरर है, 110 गेंदों पर 77 रन उन्होंने स्कोर किए। जेकर अली ने 55 गेंदों के ऊपर 45 रन स्कोर किए। राशिद हुसैन ने 25 गेंदों के ऊपर 26 रन स्कोर किए। और इसके अलावा बॉलिंग की अगर बात की जाए तो माइकल ब्रेसवेल जो है उन्होंने 10 ओवर में 26 रन देके 4 विकेटें हासिल की। विल ओरोरा के 10 ओवर्स में 48 रन देके 2 विकेटें। काइल जेमिसन ने 9 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं था, बैटिंग के लिए बहुत फ्रेंडली विकेट समझी जा रही थी और उसके बावजूद 236 से ज़्यादा का स्कोर नहीं बना सकी बांग्लादेश। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो उन्होंने 46.1 ओवर्स में ये स्कोर मुकम्मल किया, सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस जो परफॉर्मेंस है, इस मैच है, इसमें जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने में आई वो रचिन रविंद्रा का जो कमबैक था, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक इसने किया लड़के ने, इसके ऊपर आज ज़रूर बात की जाएगी। 105 गेंदों पर 112 रन बना के कंप्लीटली डोमिनेट किया और इस मैच को जो है वो विन किया न्यूजीलैंड के लिए। टॉम लेथम सेकंड बेस्ट बैटर, 76 बॉल्स पर उन्होंने 55 रन स्कोर किए। डिवन कॉनवॉय जो है 45 बॉल्स पे 30 रन स्कोर कर सके। बांग्लादेश की तरफ से तास्किन अहमद ने 7 ओवर्स में 28 रन 1 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान ने 10 ओवर में 42 रन दिए 1 विकेट और नाहिद राना ने 9 ओवर्स में 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और जनाब जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो माइकल ब्रेसवेल थे, जिन्होंने 26 रन दे के 4 विकेटें हासिल की और इसके साथ साथ 13 गेंदों के ऊपर 11 रन नॉट आउट बनाए। तो ये आज की परफॉर्मेंस रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी टीम की जो कारकर्दगी रही है, जिनका आज सफ़र ख़त्म हो गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। सलीम हैदर साहब हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स K21 न्यूज़, आज उनको हमने यहाँ मधु का रखा, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सलीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे जमील अहमद साहब, हमारे एनालिस्ट हैं, आप रोज़ाना देखते हैं उनको, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, आज टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद होंगे, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई, पाकिस्तानी टीम का जो है वो सफ़र तमाम हो गया, बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई और उम्मीद कर रहे थे कि हम बड़े अरसे के बाद, 29 साल के बाद हमें ये मौका मिला कि हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएं और सबसे पहली जो टीम बाहर जाने वाली है वो हमारी हो गई। अब ये बताइए कितना मायूस कुन है, कैसा मैच आपने देखा और ये इसमें हुआ क्या? लोग अभी तक ये सवाल कर रहे हैं कि किस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, किस किस्म की सिलेक्शन हुई है, क्या ख्यालात हैं, ज़रा फरमाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि सफ़र ख़त्म हो गया। मैं इसका पॉजिटिव मैं करूँ, सफ़र अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। अब ऑलवेज होप फॉर बेटर। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक हमें है। जो पॉजिटिव रहना चाहिए। पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है वो मैंने जब से होश संभाला है ऐसी रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 92 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, बिल्कुल सही है। लगातार हारती हुई जा रही थी।
फिर एक मैच इंग्लैंड से बारिशों से टाई हुआ, 1 पॉइंट मिल रहा है, वहाँ से स्वीप कर गई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये टीम हमारी शुरू से इसी तरह चलती है। ये जो भी मौजूदा टीम थी, इसके से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी हमें। ठीक है, फेयर ना। सब बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए थे, ये कह रहे थे कि इस टीम की कोई कारकर्दगी नहीं होगी, वो वैसे ही हुआ। खैर हार गई, बाहर हो गई, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र जो है वो जारी है। ठीक है, अब हमें प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। ठीक। अब देखिए प्लानिंग जो है ना हमेशा 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ठीक है। अब पहले तो हम करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हम जाएंगे तो फिर उसके लिए तो 4-5 साल लगेंगे। Right. उस वक्त टीम हमारी और नीचे चली जानी है, जैसे हमारी हॉकी ख़त्म हो गई। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये है कि हमारी जो NCA, ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर है, कराची है, और भी उसकी ब्रांचेज हैं, वहाँ पे इतने हाईली क्वालिफाइड एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनका बड़ा दुनिया में नाम है, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, और क्या नाम है, और भी बड़े बड़े नाम हैं, तौसीफ अहमद भी हैं, अबशद है नहीं। तो ये इनको असाइनमेंट देना कि ये क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे प्लेयर, जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना। ठीक है। अगर ये इनको आप, मैं जब गया था 3 दफ़ा कोचिंग कोर्स करने गया हूँ NCA लाहौर, तो वहाँ मुझे सबसे मुलाकात सकलैन मुश्ताक से मुलाकात हुई, मुश्ताक अहमद से भी, और 2-4 और क्या नाम, और 2-4 और के टेस्ट क्रिकेटर थे। सबकी बात सैलरी बड़ी ज़बरदस्त है, सारे अकोमोडेशन है, तमाम इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है, लेकिन आउटपुट नहीं हो रही। बिल्कुल सही। आउटपुट यूँ नहीं हो रही कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, मैं आपको बहुत डीपली बात बता रहा हूँ, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई इदारा होता है, अगर वो कोलैप्स होता है ना, तो उसकी जो एम्प्लॉइज़ होती है ना, उसका कसूर नहीं होता इतना, बिल्कुल ठीक है, जितनी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। अब जैसे मैं पाकिस्तान स्टील में जॉब करता था, कितनी मेहनत से बनाया था, उसकी क्रिकेट टीम थी, वहाँ से हम खेलते थे, वो अब ख़त्म हो गई, डिपार्टमेंट की ख़त्म हो गई। बिल्कुल। एक ही फैक्ट्री PIA वो डिक्लाइन पे, रेलवे, तमाम इदारे जो है हमारे जो है ना खसारे में जा रहे हैं। तो आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो ज़्यादा मैटर करते हैं। असल इश्यूज ही एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जब कॉम्प्रोमाइज़ करती है ना, तो वो करप्शन में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा 40 साल का तजर्बा है क्रिकेट का, और इस टीम में मैंने तकरीबन 37 ईयर जॉब की है, क्रिकेट टीम में भी रहा हूँ, वहाँ का मैं पैटर्न ट्रॉफी में कोच भी था। हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वहीं से जो है ना करप्शन शुरू होती है, और फिर वो नीचे तक आती है, तो फिर जो प्लेयर की जो पावर आ जाती है, फिर प्लेयर क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी मर्जी से खेलेंगे। इसी तरह मैच फिक्सिंग जो होती है, ये क्यों होती है? क्या कोई एक आध प्लेयर बिक सकता है? तकरीबन 8 से 10 प्लेयर जो है ना बिकते हैं, और फिर पीछे जो सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो ऑन द फील्ड होती है, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑन द ऑफिस होती है, सिटिंग ऑफिस में होती है, ये सब बिके होते हैं। आज मैं एक क्लिप देख रहा था जुल्करनैन हैदर का जी, उसने ऐसी ऐसी नाम ली है ना कि मैं अभी इस चैनल पे बैठ के नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, क्या करें। वो जो उसका वो इंटरव्यू काफ़ी है कि उसने मतलब उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी, जो भी थी, उनके हाई लेवल के अथॉरिटीज़ के नाम लिए, कह रहे वो सब इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो टीम से बाहर होगी। कह रहे जब भी उसने कहा है कि जब भी टीम फिक्सिंग में इन्वॉल्व होती है, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, सबको पता होता है कि वो क्या रहा है, सबको पता होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको पता होता है। कोई हल्का जिसका डेब्यू होता है वो बेचारा, उसको पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है, यार मेरा तो कैरियर है, मुझे तो अगला मैच खेलना है, मेरा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है। तो ये इश्यूज है कि हमारे यहाँ जो है ना करप्शन, बिल्कुल सही, ये वजह करप्शन जो है वो ये डाउन साइड टीम हमारी, ये टीम जो है ना, इस टीम ने भी ट्रायंगल सीरीज हुई, ये साउथ अफ्रीका को 350 रन से चेस करके हराया, आप क्यों नहीं की? बिल्कुल, कहाँ गया? ये खत्म हो गया। बड़ा परफॉर्मेंस जो है ना लेना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्लेयर का काम है। आपने प्लेयर को पे कर रहे हैं ना, बकौल जावेद मियां के भाई इनको कोचिंग थोड़ी करनी है, कोच तो ग्रास रूट लेवल पे की जाती है। एग्जैक्टली, ये तो ट्रेंड होकर आए हैं। ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। आप जैसे आप किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज का अपने काम का तनख्वाह लेते हैं, ये तनख्वाह ले रहे हैं हमसे, आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी आगे चल के बात करेंगे, जरा आज के मैच के हवाले से भी जरा गुफ्तगू हो जाए। जमील भाई, ये परफॉर्मेंस आज की और खासतौर पे न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पे जो रचिंद्र रविंद्र का जो कमबैक है,
ये बड़ा देखने वाला था, और क्या उसने दोबारा से सेंचुरी लगाई है। आई मीन इस कैलिबर के प्लेयर हमारे पास क्यों नहीं है। और चाहूंगा मैं जरा इस मैच के हवाले से भी बात हो कि एक दफा फिर बांग्लादेश की बड़ी सोफिस्टिकेटेड बॉलिंग थी, बट न्यूजीलैंड ने अगेन डोमिनेट किया पूरे मैच में। क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह उसमें जो हमारी टाई नेशन सीरीज हुई है, वो टाई नेशन सीरीज को आप देख लें, वो उन्होंने जो है ना जीती और सारे मैच जीते उसके, सही है ना। उसके बाद जब पाकिस्तान ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है, तो उन्होंने यानी इफ्तिताई मैच जो है ना पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान को उन्होंने 60 रन से शिकस्त देकर वो बता दिया था कि वो जो है पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। आज उनका ये दूसरा मैच हुआ है, और अब आप ये समझ लें कि जो है जो कल मैं सुन रहा था कुछ चैनल पे बातें हो रही थी कि अभी एकदम खत्म नहीं हुआ, चांस कोई हमने कल ही बता दिया था कि कोई चांस नहीं है ना, पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो गए। अब आज का जो मैच है ना, देखो आज का मैच उन्होंने कितने सुकून के साथ जो है ना वो जीता है कि आप ये देखें कि उनके हर उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ना कोई खिलाड़ी जो है ना 100 कर रहा है। पहले मैच के अंदर अगर आप उठा के देखते हैं ना, तो मतलब वो पहले मैच के अंदर जो है हमारे खिलाफ ही विल यंग ने 100 किए, लेथम ने 100 किए। आज जो है रचिन रविंद्रा ने 100 कर दिए। अच्छा, रचिन रविंद्रा जो है वो टीम से बाहर से 2 मैचों से नहीं खेल रहे थे, वो जाहिर इंजरी की वजह से। तो आप ये देखें कि उन्होंने डेरल मिचेल को बिठाया आज जी। डेरल मिचेल को बिठा के नंबर 4 पे डेरल मिचेल खेलते हैं, उनको बिठा के, वो तो उनके मेन प्लेयर है हालांकि। बिल्कुल। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि आप जो है ना कोई भी को चेंज कर रहे हैं, समझे ना, आप उनकी टीम के अंदर आप देखें ना, काइल यानी आज जो है पहला मैच खेल रहे थे वो न्यूजीलैंड से आए और पहला मैच खेल रहे काइल जेमसन, उन्होंने भी आप देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। बिल्कुल, समझे ना। तो मतलब जो भी लड़का वो डालते हैं, आज उन्होंने 2 चेंज किए, यानी कि वो अपनी बेंच स्टैंड को भी चेक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और टूर्नामेंट के अंदर के दोनों मैच उन्होंने जीत लिए। और जो है ना वो अब जो मैच होगा ना, मतलब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच है 27 तारीख को रावलपिंडी के अंदर, वो एक फॉर्मेलिटी होगा। Exactly. वो गैर अहम मैच है, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो 2 तारीख को मैच होगा इंडिया का और न्यूजीलैंड का जी, वो वहीं पर है दुबई में, तो वो मैच जो है ना 1 और 2 का होगा। Exactly. तो ग्रुप के अंदर नंबर 1 कौन होगा और नंबर 2 कौन होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो आज जो जिस अंदाज के अंदर, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में खराब नहीं खेली है जी। मैं खराब कभी नहीं बोलूंगा, जाहिर सी बात है, सबको पता था कि कमजोर टीम है, लेकिन उससे जिस तरह भारत का मुकाबला किया था ना कि 228 रन उन्होंने 47.3 ओवर के अंदर उनको बनाने दिए थे। और आज भी अगर आप देखें तो बॉलिंग इन्होंने खराब नहीं की है। बिल्कुल ठीक है। 240 रन जो है 5 विकेटों पे 47 ओवर में जो है ना क्या कहते हैं चेस किए हैं न्यूजीलैंड में। तो मैं समझता हूँ कि मेरी अगर आप जाती राय लें तो बांग्लादेश जो है टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेला, और व्हाट इफ के अगला मैच भी जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस जा रही है, तो वो जाते जाते एक स्ट्रांग मैसेज जरूर देकर जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और पाकिस्तान को अब ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट ये है कि आप उसको अच्छे एंड के ऊपर जो है, अच्छे नोट पर जो है वो इस टूर्नामेंट का जो है वो इख्तिताम करें। मैच कतई आसान नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि मैच आसान होगा। और खास तौर पे जो बांग्लादेशी बॉलर्स हैं उन्होंने मुतासिर किया, दो कि वो उनके फील्डर्स ने कहीं सपोर्ट नहीं किया, कहीं पे उनकी प्लानिंग थोड़ी सी वीक नजर आई, बट उसके बावजूद बड़ी सोफिस्टिकेटेड बॉलिंग उनकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी जैन भाई, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ फील्डिंग का तो फर्क है ना। जी बिल्कुल फील्डिंग का फर्क। जिनका न्यूजीलैंड तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही अगर आप देखते हैं जी। और टीम कॉम्बिनेशन में एक कंप्लीट टीम जो है ना, अगर आप कहते हैं तो मैं इंडिया को और न्यूजीलैंड को बोलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, उनके पास सारे हथियार मौजूद हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के पास है, और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग साइड लेकर आए हैं, और बेंच स्ट्रेंथ भी आज चेक हो गई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो यही 2 टीमें ऐसी नजर आ रही हैं जो लाइमलाइट में हैं, और होपफुली यही फाइनल में आमने सामने हो। इसके ऊपर बात करते हैं जमील भाई, जरा यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ जो है वो सलीम हैदर हैं, उनसे भी बात हो रही है जी। अब ये परफॉर्मेंस है इस वक्त दुनिया की जो टीम है, खासतौर पे आज न्यूजीलैंड की अगर परफॉर्मेंस देखें, बेंच स्ट्रेंथ भी चेक हो गई,
पीछे बैकअप में खिलाड़ी भी ऐसे मौजूद हैं कि अगर कोई अनफिट हो जाए, जैसे रचिन रविंद्रा हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट में विलियम को लाए, उसने 100 कर दिए। आपके पास कहाँ है वो स्ट्रेंथ और उसको कैसे बनाया जाएगा, ये तो बताएं। डोमेस्टिक को तो आप लिफ्ट नहीं कराते, तो कैसे फिर प्लेयर आएंगे ये बताएं। मैं आपसे भी यही बात कर रहा था। देखिए, हमें 2 टाइप प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक हो गया। ठीक है, हमारे पास जो ना कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम पुराना चल रहा है, डिपार्टमेंट तो खत्म हो गए। जो क्रिकेट हमारे निकलते थे डिपार्टमेंट से निकलते थे, वो तो डिपार्टमेंट ही बंद हो गए, तो अब जो क्रिकेटर कहाँ से निकलेंगे। अब आता है कि अब हम इसका रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरी अपनी असिस्मेंट है और मेरी अपनी जो है ना एक थॉट है, मे भी गलत भी हो सकती है, सही भी, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर कोच, मैं आप बता सकता हूँ इस चैनल के जरिए अपने चेयरमैन पीसीबी साहब को कि देखिए पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, मैंने आपका इनका अपने जो चेयरमैन पीसीबी का भी मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुना था मुल्क के हालात के बारे में कि एक SHO की मार है। पाकिस्तान की तो 22-23 करोड़ की आबादी है ना, वो एक SHO की मार है। ठीक है, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आप बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ये तो 11 लड़कों की बात है ना। बिल्कुल ठीक ये है। ज़्यादा 14 का स्क्वाड होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या एक कांस्टेबल की मार है। well बात हो जाती है कि विल होनी चाहिए, विल, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखिए, यही टीम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन ये बताएं ना कि जो डिजर्विंग प्लेयर थे, अगर उनको आप चांस नहीं देंगे, सुफियान मुकीम है, इस तरह और बहुत सारे हैं, मेहरान मुमताज हैं, और बच्चे बहुत सारे हैं, आपके पास ऑप्शंस तो थे ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर तो आपसे सवाल होगा कि आपने उनको क्यों नहीं लिया, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। आके जावेद साहब आते हैं और वो आकर कहते हैं कि जी मेरा दिमाग है, मैं उसे लेके चलूंगा, और वो अपने अपने फैसले कराएं, फिर आप कहाँ जाएंगे। रेगुलर ओपनर आपके पास नहीं है, होप कैसे लगाई जाए फिर। आकिब जावेद साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। कह लेंगे जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं वो ग्रीन पिचेस बना देते हैं, वो हमारी वीकनेस से खेलते हैं, तो हम क्यों नहीं उस पर बुरश मार के और रफ ट्रैक बना के उनको घेर सकते हैं। ये हमारा राइट बनता है जनाब। तो फिर आपको जब ये मिला चांस, तो आपने वो राइट क्यों खो दिया। वेस्ट इंडीज आपने कोई प्रोफेशनल स्पिनर ही नहीं खिला रहा है, एक खिला रहा है अबरार को, उसके अलावा क्या है, पार्ट टाइम है। बिल्कुल सही। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे शकल मुश्ताक कितना बड़ा नाम है, मुश्ताक में राइट आर्म लेग स्पिनर, इन्होंने क्या किया है। पीसीबी में इनके पास साइन भी मिले अभी तक, ह्यूज अमाउंट सैलरी है। इन्होंने एक अपना जैसा एक ऑफ स्पिनर भी नहीं पैदा किया। बिल्कुल सही। हत्ता कि जब वो सईद अजमल का 15 डिग्री पे उसका चेकिंग आ रही थी, तो बाउल उमर स्कूल है नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में, तो मेरे ख्याल शकल मुश्ताक को असाइनमेंट दिया था कि इनका भाई बाजू सही करना है, 15 डिग्री से अब बैंड हो रहा है। बिल्कुल सही है। वो भी नहीं कर सके। तो फिर इसका मतलब है कि आप कैपेबल नहीं है ना कोचिंग की। ठीक है, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। देखिए, हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा जो है ना टीचर नहीं हो सकता। ये तो पुरानी बात है। तो एक है, ये कोचिंग जो है ना एक नेचुरल टैलेंट होता है। बिल्कुल सही। और प्लेयर ये एक नेचुरल टैलेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने उन्हीं को रखा हुआ है। अच्छा, मेरी अपनी, मैं खुद गया हूँ, मिला हुआ हूँ, या टोटली जो कोचेज है ना टोटली खुद अनफिट लगते हैं। बिल्कुल सही है। शकल मुश्ताक कह रहे हैं कि मेरा घुटना जो है ना खराब है, हाँ, मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मेरी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन वगैरह आती है। तो फिर आपने ऐसे को क्यों कोचिंग का असाइनमेंट क्यों दे दिया। कोच अगर 4 घंटे ग्राउंड में नहीं खड़ा रह सकता, बिल्कुल तो प्लेयर को क्या सिखाएगा। क्या सिखाएगा। मुझे याद है एक दफ़ा बेचारे मोहसिन चंद खान, हमारे इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था। उन पर एक दफ़ा एलिगेशन लग गया था कि वो बकल उनके बाद कि वो कुर्सी पे बैठ के कोचिंग कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। उनके मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि वो मैं ग्राउंड में कोचिंग कर रहा था, नेट हो रहा था, वो कोच थे, तो किसी ने ला के एहतरामन चेयर दे दी कि मौसम में आप बैठ जाएं। तो जो मीडिया थे उस वक्त उन्होंने जो है ना स्कैंडल बनाने के लिए उनकी पिक्चर खींच के जो है उसको हाईलाइट कर दिया। अब वो अभी तक मशहूर है कि जो मोहसिन खान साहब जो है ना बैठ के कोचिंग कर रहे थे। नहीं, बैठ के नहीं कर रहे थे भैया, वो तो फिट आदमी, मैं उनसे खुद मिला हूँ मैं। तो आप जो है ना कोच के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। जब फीफा वर्ल्ड कप होता है उसमें जो मैच रेफरी होता है, आप देखें वो पूरे भागता रहता है, ज्यादा उसी की रनिंग है। उसका फिटनेस टेस्ट होता है जी। और फिटनेस टेस्ट तो कौन सा होता है, बीप टेस्ट। हमारे तो योयो टेस्ट होता है ना प्लेयर्स का, योयो टेस्ट तो इंटरमीडिएट टेस्ट होता है, उसमें रिकवरी सेशन होता है 10 सेकंड का हर शटर रन के बाद। आप जाएंगे वापस आएंगे 20 मीटर पे, फिर 10 सेकंड जो है ना आप जो है ना वो स्टे करेंगे, रिकवरी करेंगे एंड देन गो एंड देन रिटर्न, शटर रन रहेगा।
जो बीप टेस्ट होता है उसमें तो कंटिन्यू आपको रनिंग करनी होती है, वो 50 60 70 साल के जो है ना वो कर रहे हैं वो। तो हमारे यहाँ भी ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोच का भी इन्हें फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। मैं एनसीए कराची जाता रहता हूँ, वहाँ मैंने कोचों की जो हालत देखी, अपने वक्त अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इस वक्त जो है ना उनकी फिटनेस वेरी पुअर है। लेकिन ये क्या है कि अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, वो खा रहे हैं। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इशू बहुत है हमारे यहाँ। इकोनॉमी देखिए, जिस मुल्क में दो चीजें, दो बेनिफिट तो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स ही ले रहे हैं ना। अब तो पेंशन भी बड़ी hefty हो गई है, सब कुछ हो गया। मेरी अपनी असेसमेंट है, जिस मुल्क की दो डिपार्टमेंट वीक होंगे ना, वो मुल्क हर शोबे में नीचे जाना है। एक जहाँ जिस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल ठीक है, वो मुल्क जो है ना कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता किसी भी शोबे में। बिल्कुल ठीक है। दूसरी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, वेरी राइट। और हमारे मुल्क में ये दोनों है, बिल्कुल ठीक। और दिन ब दिन ग्रेजुअली वो जा रही है, डिटोरिएट कर रहा है। बिल्कुल सही है। और टीवी पे आके जो सॉरी टू से के हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई है, वो तो कर्जा लेके बढ़ी है ना। एग्जैक्टली, हमारी पर्सनली एफर्ट तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। चले इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब आपके इश्यूज हों, ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का आप शिकार हों, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हों, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर उसका इवेंचुअली जो इम्पैक्ट है वो आपकी टीम के ऊपर नज़र आता है परफॉर्मेंस के अंदर, और वो बिल्कुल ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जहाँ पे नेपोटिज्म होगा, जहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, वहाँ पर इवेंचुअली यही होता है कि फिर जो टीम ग्राउंड में खेलती है, अब तो ये दुनिया में मिसालें कम हैं, क्योंकि दुनिया ने इस चीज़ को बहुत पहले ओवरकम कर लिया था। क्योंकि अगर उनको पता है कि मेरिट अगर प्रिवेल नहीं करेगी तो फिर आप ना चैंपियंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना चैंपियंस आपके पास पैदा होंगे, इस ग्राउंड में नजर आएंगे। ये एक बड़ा फ़र्क है। जमीन भाई, आपकी तरफ आता हूँ। अब ये कि फिर एक दफ़ा बड़ी मायूसी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा नाउमीद हुए हैं, और अभी जैसे सलीम साहब फरमा रहे थे कि आप उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में जो है वो शायद चेंजेस हो जाएं और यही टीम जो है आगे डिलीवर कर जाए। हमारा तो एक हमेशा से फिनोमेना यही रहा है कि हम कहीं पे भी खेलते हैं, एक वक्त ऐसा होता है एक सीरीज़ में हम वाइट वॉश कर देते हैं बड़ी टीमों को, और अगले ही फिर जब हम सीरीज़ के लिए जाते हैं, बड़े इवेंट में जाते हैं, तो बिल्कुल हम स्क्रैच पर आ जाते हैं। इसको कैसे, इस जो पैटर्न है उसको चेंज किया जाए, कैसे स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, कैसे हम अपनी विनिंग हैबिट को बनाएं, डेवलप करें, ये कैसे मुमकिन होगा? जमील भाई ज़रा इस पे तो बात करें। देखिए, ये जो है ना, मतलब 4-6 महीने में ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टाइम लगेगा। और आप देखिए, ये जो क्रिकेट आपने खेली है, ये खेल ऐसा खेल है कि इसको आपको टाइम देना पड़ेगा ना। जिन लड़कों को आप लेकर आए हैं, मतलब आज ताहिर तैयब की बात हो रही है ना, तो ताहिर तैयब को हम 2 मैचों के बाद अगर ये कह दें कि यार इसको निकाल दें टीम से, तो आपकी टीम नहीं बनेगी ना। मतलब ये तो आपको इस तरह के जो लड़का भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, आपको नए लड़के लाना पड़ेंगे, और आपको अब ये फैसला करना पड़ेगा कि आपकी तीनों टीमें जो है ना वो अलग अलग, जो आपकी 3 फॉर्मेट है उसकी टीमें जो है ना वो अलग अलग हों। 10 प्लेयर होते हैं जो तमाम फॉर्मेट खेलते हैं, बाकी जो प्लेयर होते हैं वो सारे फॉर्मेट जो है ना वो नहीं खेल पाते। और ये जो असल में जो डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, हमें अपनी 2 से 3 टीमें बना के रखनी होगी। आज हमारे पास किसी प्लेयर का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर बाबर आजम को कुछ हो जाए तो हम क्या, अभी तो आपने देखा ना कि वो आपके साइम अय्यूब जो ना, साइम अय्यूब इंजर्ड हुआ, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं, फखर जमान अनफिट हो गए। तो ये होना ही चाहिए, कोई भी अनफिट हो जाए, हो सकता है ना, खेल का ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट, इंडिया की 3 टीमें बनी हुई है। इंडिया के पास हर उसका, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल आपके सामने, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी नहीं आए और वो 350 रन जो ना चेज कर रहे हैं, बिल्कुल, समझे ना। तो जो जितनी भी टीमें हैं वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक जो है ना मजबूत प्लान लेकर आई हुई है। किसी प्लानिंग के तहत वो मतलब ये खेल रही है कि ये मतलब हमें देखिए ना, हमारे पास एक टाइम था, 11 फरवरी हमारा आखिरी तारीख थी, हम तब्दीली कर सकते थे, नहीं की। और जो टीमें थी, आप किसी भी टीम का, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, जो मतलब फेवरेट है, न्यूजीलैंड है, इनकी बेंच स्ट्रेंथ उठा के देख लें आप, कोई निकाल के किसी को भी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीम के ऊपर, समझे ना। लेकिन हमारे यहाँ जो ना, हम प्लेयर को तो ले लेते हैं, हमने फहीम अशरफ को ले लिया और हम उसको अब जो ना 2 मैचों में उसको हमने खिलाया नहीं। अब मुझे लगता है कि शायद आखिरी मैच फहीम अशरफ को जो ना खिला, तो हम ऐसे प्लेयर लेते हैं जिन पे हमारा खुद यकीन नहीं होता ना। ये बहुत जरूरी है
कि जिस प्लेयर को हम ले रहे हैं हमारा यकीन उस पर होना चाहिए कि नहीं जी इसको हम खिलाएंगे, परफॉर्म करेगा। जमील भाई सवाल ये कि ये डिसीजन ले कौन रहा है? अभी भी ये बहस जारी है कि ये है कौन, क्या कोई किंग मेकर है जो ये फैसले करता है कि जी ये मेरा बंदा है, आप इसको टीम में रखें? ये हो क्या रहा है? अभी ये होता ही है कि आपके पास रिप्लेसमेंट शायद आप खुद ही नहीं आने देते। अब विकेट कीपर दूसरा कौन है मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपने किसको जो है वो रखा हुआ है रिप्लेसमेंट में या बैकअप में। आप समझ लें उस्मान एक आपके पास है, उसके अलावा कौन सा ऐसा रेगुलर विकेट कीपर है जिसको आपने ग्रूम किया या चांस दिया है? मेरे ख्याल में हारिस तो वो डिजर्व नहीं करता वो चांस। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? ना आपके पास विकेट कीपर है, ना आपके पास ओपनर्स की रिप्लेसमेंट है, मिडिल ऑर्डर का कुछ नहीं पता, डाउन ऑर्डर पे अभी तक आपके पास कोई ऐसा स्लॉग हिटर नहीं है, कोई आपको स्लॉगिंग करने वाला, कोई आपके पास कोई पावर हिटर, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो फिर आपकी टीम कैसी है? आपके जो सो कॉल्ड फास्ट बॉलर हैं, जो लाइनअप है, उनको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप इनको कैरी क्यों कर रहे हैं, जब आपके पास इतने सारे और दीगर ऑप्शंस फास्ट बॉलिंग में मौजूद हैं। मीर हमजा आपके पास है और शहजाद है और बहुत सारे लड़के हैं, उसके बावजूद आप इनको कैरी कर रहे हैं फॉर नो रीजन। इसके कौन रहा है ये फैसले, ये तो बताएं। नहीं, ये तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं ना, वो तो एक ही आदमी है ना, जो आसिफ जावेद ने वो कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जितनी भी टीमें हैं, 8 टीमें खेल रही है ना, तो 60 टीमें हैं जो अनाउंस हुई इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मुझे बताएं कहीं से भी आपको कोई आवाज सुनाई दी कि यार ये हुआ या वो हुआ? सिवाय हमारे यहाँ जो है ना ये हुआ कि यार ये टीम के अंदर हमें स्पिनर्स की कमी महसूस हो रही है और एक ओपनर जो है, रेगुलर ओपनर जो है, उसकी कमी। ये तो आप मतलब मैं क्या, तमाम ही लोग, पुराने क्रिकेटर भी कह रहे थे, मीडिया वाले भी, तमाम लोग कह रहे थे कि यार ये एक बैलेंस टीम नजर नहीं आ रही है। जबकि बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने भी अपनी टीम में नए प्लेयर डाले हैं। मैं समझता हूं कि उसकी कारकर्दगी बेहतर। बाकी जितनी भी टीमें हैं आप देख लें, जो देखें उनका एक सिस्टम है ना, प्लेयर जब सिस्टम से आ रहा है तो जो टीम वो अनाउंस कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था ना कि जयसवाल जैसा प्लेयर जो है वो भी नहीं है इंडिया की टीम के अंदर, ठीक है ना। तो उनके जो सिस्टम है उसको बताए ना। ऋषभ पंत जो है उसकी 11 में जगह नहीं बन रही है। बताएं, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है वो सीजन में आईपीएल का। जी हाँ बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अभी आप अपने इधर अगर आप देखें, आपने बॉलर्स की बात की ना, एक हमारे पास बॉलर होंगे थे, आपको याद होगा, वसीम जूनियर। जी कहाँ है वो नजर नहीं है ना। मोहम्मद अली, ठीक है ना, अब्बास आफरीदी। तो ये असल में ये नहीं है कि नहीं, बात ये है कि आपको जो है ना ये नए लड़कों को जब आप मौका देंगे तो ये, अब जैसे ऑलराउंडर था वो जादाद खान, वो बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने उसको, देखिए प्लेयर बनाने के लिए आपको पूरे मौके देना पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आप उसको पूरे मौके देंगे तो वो बनेगा प्लेयर। प्लेयर ये नहीं कि 2 इनिंग के बाद बोले यार नहीं इससे तो जो है ना, नहीं आप डोमेस्टिक में उसमें 4-5 साल रगड़ा लगा के अगर कोई आया है ना तो उसको मौका दें, आप पूरा मौका दें, समझे ना। ये अलग बात है कि वो अगर कुछ दिन वो फेल हो रहा है तो ठीक है। देखिए ना, अब मिसाल तो खुशदिल शाह ने कम बैक किया तो ठीक है, दोनों इनिंग में उसने मतलब ये कि रन कर दिए ना। अब तैयब ताहिर से रन नहीं हुए, इरफान नियाजी भी आपके पास जो है ना मौजूद है। इरफान नियाजी को आप लेके गए थे ना, इरफान नियाजी, तो प्लेयर तो आपके पास मौजूद हैं, समझे ना। अब किस मौके पे T20 में किसको खिलाना है, वनडे में किसको खिलाना है, टेस्ट में किसको खिलाना है, ये फैसला। मैं देखें आप लोग एक बात करते हैं कि यार वो साजिद को होना चाहिए था। मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर नोमान को होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मेरी अपनी जाती राय है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। इस वक्त जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नोमान, उसको होना चाहिए था, इसलिए कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। जी बिल्कुल ठीक है, समझे ना। जितने रन हमारे बैट्समैन बना रहे हैं ना, उसके रन तो अनुमान भी बना लेता, लेकिन आपके पास एक स्पिन का जो ना ऑप्शन बढ़ जाता है, जो कि हमें कमी महसूस हो रही है। एग्जैक्टली, उसकी कमी हमें महसूस होती रही है और उसके ऊपर बात होती रही, इससे पहले भी बात करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी इंडक्शन नहीं हो रही तो फिर तो सवाल करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी ठीक है। सलीम साहब, अब जैसे मैंने जमील भाई से बात की, ना आपके पास ओपनर्स की रिप्लेसमेंट, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर आपका रिलायबल, आपके पास ऑलराउंडर कोई इस्टेब्लिश नहीं है, आपको फ़हीम अशरफ को लाकर मौका देना पड़ा। ये खुशदिल शाह, ये सब सी टियर प्लेयर्स हैं, कैटेगरी के हैं, जिसको आप खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती कैरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अवेलेबल आपके पास हैं ऑप्शंस, आपने क्यों नहीं अवेल किया? आपसे मुराद ये कि पीसीबी ने क्यों उनको चांस नहीं दिया? सवाल तो होगा ना, कौन जवाब देगा? अरे इसका जवाब हेड कोच देंगे आके भी जाके, और जो सिलेक्शन कमेटी ने, मतलब एक बंदा इतना पावरफुल है कि वो जिसको चाहे खिलाए, कोई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। मसला ये है पाकिस्तान की जो टीम में ना माफियाज काम कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ओपन है। ये
कि आप देखें जब आकिब जावेद डी सीट थे, मतलब उनको असाइनमेंट नहीं मिला हुआ था, उनसे पहले कौन कौन थे कोच थे जो उनके टांगे खींचते थे, उससे पहले कौन था, बकाई यूनुस थे। कहेंगे जो बकाई यूनुस भी हेलीकॉप्टर से कूदते हैं और कोच किसी पे बैठ कर दोबारा कमेंटेटर बॉक्स में चले जाते हैं। तो ये हमारे जो सुपरस्टार है ना, देखें ये हमारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान से पैदा हुए, इस मट्टी से पैदा हुए, इस मट्टी में जाना है, बिल्कुल ठीक है, और यहीं से उनको इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, ठीक है। उन पर काफ़ी जो है ना आर्गूमेंट हुए मैच फिक्सिंग के हवाले से, वो अपना टाइम गुजर गया। मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, मैं जितने ये वसीम अकरम है, शोएब अख्तर हैं, और जितने भी ये टीवी पे बैठ के इतनी मतलब पाकिस्तानी टीम को डिमोरलाइज कर रहे हैं। देखिए एक तो वैसे ही डिमोरलाइज है हमारी टीम। अब जब कोई इवेंट आ जाता है ना, तो देखिए आप जो है उस पर तो आपको गुजारा करना है ना, आप इनको ना बैकअप करें, इनको मोटिवेट करें। आप वसीम अकरम कह रहे हैं परसों टीवी बैठ कर जी मैं इंग्लैंड में, मैं इंडिया में गया तो मैंने जो है ना वो रिवर्स स्विंग सिखाई, तो मैंने ये, यार आप वॉलंटियर जो ना दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क जो आपकी मट्टी है, सरजमीन है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आप दूसरे मुल्क आप वॉलंटियर, आपको असाइनमेंट अगर नहीं मिल रहा है आप वॉलंटियर भी जा सकते हैं। शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर भी वॉलंटियर जा सकते हैं। एक कोई उनको वहाँ से निकाल थोड़ी देगा NCA लाहौर से कि आप, हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, ठीक है फ्री में भी आप काम कर सकते हैं यार, ठीक है अपना मुल्क है, ये क्यों नहीं कर रही है? वजह ये है कि ये एक माफियाज है। ये अभी आकिब जावेद जो हो सकता है पोस्टमार्टम हो, आकिब जावेद फारिग हो जाए, सिलेक्शन कमेटी फारिग हो जाए, फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम ये चलता रहना है। मैंने जो अपने इनिशियली बात कही थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में पावर नहीं होती वो कंप्रोमाइज़ कर जाती है, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ये हमारी हॉकी की टीम का यही हुआ। अब क्रिकेट की बारी आ गई है, काफ़ी डिक्लाइन चली गई, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ शहीदों का लहू है जो जिसकी वजह ये बाकी है, और ना चलाते हुए चलते हुए भी ये चल रहा है। इसको कोई गैबी क़ुव्वतें चला रही हैं, हर हाल में बचा भी रही हैं, चला भी रही हैं। इसी तरह हमारी क्रिकेट है, इसको भी गैबी तरफ से मदद है, चलती है, कभी जीत जाती है, कभी नहीं जीत पाती। हमें जब प्लानिंग करनी फ्यूचर की, मैं फ्यूचर की पहले बात की थी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या करनी है? देखिए हमारे कराची में तौसीफ अहमद है, इतने बड़े मुहिब वतन है, ऑफ स्पिनर मोहसिन हसन खान है, आसिफ इकबाल है बाहर बैठे हुए, कराची से कहते हैं ना। देखिए बैट्समैन जो है ना, बैटर जो है, हर मुल्क की ना एक सकाफत होती है, एक प्रोडक्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। अभी ज़्यादा ज़ाफ़रान है, ये कश्मीर ईरान की अच्छी होगी, पाकिस्तान में पैदा नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। बहुत खूब। कराची का जो एटमॉस्फेयर है वो बैट्समैन के लिए है, ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट देते हैं हर मुल्क को, ठीक है। आपको यहाँ से जो है ना बैट्समैन निकालें। अब ये मोहसिन खान है, आसिफ इकबाल हैं, और इतने जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको असाइनमेंट दे दें कि भाई आप जो है ना यहाँ से सिर्फ बैटर तलाश करें। बिल्कुल ठीक है। अगर एक भी टेस्ट क्रिकेटर जो है ना दो तो भी तलाश कर लेगा, और 5 को 10 आपको प्लेयर मिल गए ना, ये तो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। इमरान खान जब वर्ल्ड कप जा रहे थे तो कह रहे थे मुझे जो है ना एक बैट्समैन की तलाश थी, तो मैंने सुना कि एक मोटा ताज़ा लड़का है, मैंने उसको कैंप में बुला लिया, मैंने 6 मिनट देखा और मैंने कहा यू शुड प्ले द वर्ल्ड कप, और उसने परफॉर्मेंस दे दी, फिर आगे भी खेला। तो ये माइंडसेट किसी और के पास क्यों नहीं है? इसका मतलब है आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करना, टीम से मोहब्बत करना। उसके बावजूद भी एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। हाँ, अब पूरी दुनिया के अंदर ना डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत मैटर करता है। आपका जो पड़ोसी मुल्क है ना वहाँ पर डोमेस्टिक का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर उन्होंने उसको डेवलप किया है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो सिर्फ IPL की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो लड़के सेलेक्ट करें। आपने तो वो क्राइटेरिया ही ख़त्म कर दिया। अब जब आपका टोटल क्राइटेरिया है ही PSL, तो फिर हर लड़का चाहता है कि किसी फ्रेंचाइज के साथ, मालिकान के साथ, जैसे आपका होता है जिनके ताल्लुकात हैं वो उसमें खेल लेता है। ऐसे ही 20 रन 2 विकेट, 20 रन 1 विकेट के ऊपर उस परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपने पाकिस्तान की तीनों साइड में उनको कैप दी। मैं आपको बताऊं, ये T20 क्रिकेट से जो है ना, क्रिकेट ज़्यादा तो हो गई है, इंटरटेनमेंट की क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। प्रोफेशनलिज्म जो क्रिकेट के असर प्रोफेशनल, मैंने एक कोचिंग की बुक थी मेरे पास, वो मेरे अभी भी है, क्योंकि मैं कोच भी हूँ PCB का, तो लेवल 2 किया हुआ है, तो मैं कभी अपनी अकेडमी में कंडक्ट करता हूँ, तो मैं कभी वो किताब नगर पढ़ता हूँ, उसमें बड़े बड़े एक्स पाकिस्तानी और फॉरेन जो क्रिकेटर हैं उनके अखबाल हैं जी, इन वन सेंटेंस। मुझे एक याद है, हनीफ मोहम्मद का है शायद, कि वो उनका फरमाया कौल है कि क्रिकेट में छक्के मारने से बेहतर चौका मारना है। चौका मारना, आप उसकी मतलब आप उसकी गहराई को नोट करेंगे, छक्के मारने से बेहतर चौका मारें, चौका मारने से बेहतर 3 रन बनाएं, 3 रन बनाने से बेहतर है 2 रन बनाए, 2 रन से बनाने से बेहतर 1 रन बनाए। इससे आप क्या समझे?
इससे वो बताना ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट जो छक्के चौके का नाम नहीं, बहुत खूब, क्रिकेट जो नीचे खेलने का नाम, खेलने का नाम, सिंगल डबल सिंगल एस्टेब्लिश की जाती है। आप देखिए, मैंने कल जो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच पहली मर्तबा एक असिस्टेंट के नाते देखा है। अब तक तो मैं इंजॉयमेंट के लिए देखता था। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपना मोबाइल लेकर बैठा, मैंने बोला क्योंकि मैं कोच भी हूँ तो कोचिंग करता हूँ, मैं लड़कों का फिटनेस टेस्ट भी लेता हूँ, तो मैं ये नोट कर रहा था कि पाकिस्तान जब सिंगल ले रहा था ना, पाकिस्तान के जो लड़के सिंगल ले रहे थे वो 4 सेकंड में ले रहे थे, 4 से 4.5 सेकंड, कभी कभार तो 5 सेकंड में 1 रन ले रहे थे जी। और उनके जो प्लेयर थे विराट कोहली और जो उनके ओपनर वन डाउन थे इंडिया के, वो 2.5 सेकंड या 2 सेकंड पे मैक्सिमम ले रहे थे। बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारे जो बैठे हुए हेड कोच वगैरह सारे क्वालिफाइड है। अजहर महमूद कोच हैं, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े प्लेयर बने हुए। और कौन है उनके साथ? ये आकिब जावेद, ये कि आप कम क्रिकेट खेले हुए। शाहिद असलम है, 15 साल या टीम के साथ हैं, कोचिंग कोर्स भी कंडक्ट कराते हैं। हमें उन्होंने कोचिंग कंडक्ट कराया, ये बताया कि जी रनिंग विकेट हाउ तो रन इन द विकेट। उसके वो लड़कों को बताएं ना कि आपका देखिए जो विकेट टू विकेट जो मार्किंग होती है ना, वो 66 फीट की होती है पिच हमारी, उसमें 4 फीट की क्रीज होती है बोथ साइड, तो 58 का डिस्टेंस बचता है जहाँ से एक्टिविटी होती है बॉलिंग की भी बैटिंग की भी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक बैटर जो है वो सिंगल रन ले रहा है 4 सेकंड में, 58 का डिस्टेंस फीट का वो तय कर रहा है 4 सेकंड में, और दूसरी टीम का लड़का तय कर रहा है 2 सेकंड में, 2.5 में, या 2.5 में, 2.5 सेकंड में। तो आप तो 2 के 1 रन ले रहे हैं, 3 के 2 ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 50 ओवर की क्रिकेट जो है ना, वो आखिर में हिटिंग है, अगर आपके पास विकेट सेव है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप पिछले इमरान खान ने 92 वर्ल्ड कप खेला, 1 डाउन आ गया, 100 गए विकेट पे आके। मैं कमेंट्री सुन रहा था, कमेंटर कह रहा है ये कब मारेंगे जब ओवर पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने सॉन्ग शुरू की, मियादाद ने साथ दिया, पीछे इंजमामुल आ गया, तेज खेले, विकेट इन हैंड, और आपने 262 का टारगेट दे दिया। जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड टोटल था उस जमाने में। तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब अच्छा, दूसरा ये कि हमारे जो मैं बड़े गौर से मैं देख रहा था, थोड़ा टाइम में ज़्यादा ले रहा हूँ, कि हमारे जितने भी जो ओपनर आए थे, इमामुल्लाह का, और उसके बाद आपका रिजवान आया, आपके जितने भी ओपन आए थे, उसने क्या किया, जो इंडियन कप्तान ने, उसने 30 यार्ड के सर्कल से भी हाफ कर दिया था फील्डर, ताकि ये सिंगल भी ना ले। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, हमारे लड़कियां क्या कर लेते, शॉट को पूरा खेल लेता ये, लेकिन जब भी आपका बैट का फेस बॉल के सामने होगा ना, शॉट जो है तेज जाएगा और सीधा फील्डर के हाथ में। और जब आप ये टूवर्ड्स द ग्राउंड बैट का फेस होगा ना, तो बॉल ट्रेवल करके जाएगा फील्डर के हाथ में, फील्डर वहां से भाग के आएगा, बॉल पिक करेगा, अंडर आर्म और ऑफ थ्रो करेगा, 3 से 4 सेकंड होंगे। आप विराट कोहली ने कई रन जो ना ऐसे रोकते ही भागा है, कोऑर्डिनेशन से बनता है रन। सिंगल अगर आप जो टीम सिंगल डबल लेना जानती है ना, वो टीम कभी भी जो ना हारेगी नहीं, हारेगी तो मतलब फाइट करके हारेगी, बाय चांस हार जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हार सकती, ऐसे नहीं हार सकती। आप जावेद मियां देख लें, आसिफ इकबाल देख लें, पुराने क्रिकेटर, ये सिंगल डबल छोड़ते ही नहीं छोड़ते थे। ये मार्शल जैसे बॉलर को मैंने देखा, ये शायद ये क्या नाम है, जावेद मियां, ये ऐसी चीकी सिंगल निकालते थे कि वो परेशान हो जाता था। बिल्कुल सही है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जमील भाई कि आपकी टीम के पास एक तो फिटनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये अभी बात हो रही थी यहाँ पर, और हमारे जो गेस्ट हैं सलीम भाई, वो ये फरमा रहे थे कि ये जो सिंगल डबल है ना, ये बड़े मैटर करते हैं, और ये बात नज़र आई हमें कल विराट कोहली की इनिंग्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो प्लेयर्स भी नहीं हैं उस कैलिबर के, और दूसरा ये कि उनका फिटनेस का लेवल भी वो नहीं है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं? क्या हम सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें? जिस तरह T20 खेलते हैं, क्या 50 ओवर्स क्रिकेट को भी इसी फॉर्मेट पे खेल सकते हैं, और कितनी देर जीत सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है, ज़रा इस पे बात हो जाए। जी जमील भाई। अब ये जो जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी आसिफ भाई प्लेयर हैं, जी, ये कोई मतलब कोई 2-4 महीने जो क्रिकेट नहीं खेले, ये तो बेसिक चीजें हैं ना। बिल्कुल ठीक है, सलीम भाई सही बात कर रहे हैं ना, ये बेसिक चीजें हैं। अगर इनकी बेसिक ही ठीक नहीं है तो मतलब ये तो देखे ना, अब ये इन्होंने जो तजिया पेश किया है, तो अब ये तो बड़ी बुनियादी सी चीजें हैं जी। मतलब ये कि ये तो जब हम मतलब ये कि खेलते थे क्रिकेट, या आप खेलते थे, तो पता होता था कि मतलब हमें जो है ना, पहला रन अगर हम तेज बनाएंगे तो दूसरा रन बनेगा। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। तो जब ये अगर इससे भी अगर इनको बताना पड़े या वो करना पड़े, जिन्होंने मतलब 6-6 हजार रन इन्होंने बना लिए वनडे के अंदर, और इस तरह की जो टीम है, तो ये तो एक मतलब ये कि वो ठीक है। एक बात बता दूं आपको जी,
विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी के अंदर 7 चौके मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 7 चौक 28 हो गए ना, बिल्कुल ठीक है, उससे भाग के बनाए। बिल्कुल ऐसा ये फिटनेस लेवल होता है, एग्जैक्टली, फिटनेस इसको कहते हैं। अगर देखिए भाग के वही रन बनाएंगे जिसका फिटनेस होगी, बिल्कुल ऐसा वो चौका और छक्के के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वहीं कहीं ना कहीं वो गलती करेगा जी, सही है ना। तो अब आप कल की जो इनिंग है वो जो विराट कोहली ने खेली है 111 गेंदों पर 100 रन, उसने बहुत कुछ जो है ना वो बता दिया है, वो हर चीज का जवाब है। एग्जैक्टली, किस तरह चेस, देखिए दोनों मैच इंडिया ने चेस करके जीते जी, ठीक है, बिल्कुल। तो अब और मैं समझता हूँ कि निस्बतन आसानी से जीते, समझे ना। अब न्यूजीलैंड का जो मैच उनसे होने जा रहा है 2 मार्च को, वो एक समझ लो बहुत जबरदस्त मैच होगा और वो 1 और 2 का मैच होगा। बाकी जो मैचेस हैं वो जो अभी जो देखें कल जो है ना वो जो मैच है वही बहुत जबरदस्त मैच है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है रावलपिंडी में कल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मैच है दोनों के लिए, बिल्कुल ठीक, समझे। अच्छा और इसके अलावा अगर आप देखते हैं 26 को अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच है लाहौर से, 27 को पाकिस्तान बांग्लादेश, उसकी तो कोई इतनी अहमियत नहीं, वो तो समझे। 28 को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है लाहौर के अंदर, ठीक है ना। 1 तारीख को जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का, ये जबरदस्त मैच है जी, और 2 तारीख को न्यूजीलैंड भारत, ये फिर पहला सेमीफाइनल 4 तारीख को, दूसरा सेमीफाइनल 5 तारीख को, और फिर 2-3 दिन का गैप है, फिर 9 मार्च को जो है वो फाइनल है। अब जाहिर है कि अब क्योंकि एक सेमीफाइनल तो अब तय हो गया है कि वहां होगा, ठीक है ना। अब दूसरा सेमीफाइनल जो है लाहौर में होगा, फाइनल का फैसला जो है वो सेमीफाइनल के बाद होगा। अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत जाता है तो फिर फाइनल जो है वो दुबई के अंदर होगा, और इंडिया सेमीफाइनल हार जाता है तो फाइनल लाहौर में होगा। बिल्कुल, ये पूरा आपका टूर्नामेंट का मैंने जायजा सिनेरियो, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमी भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्लीज थोड़ी सी बात आ गई थी मुझे याद, देखिए हमारे ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट, बल्कि देखिए हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में जो है ना एक ही गेम खेला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो है क्रिकेट। हॉकी थी हमारा कौमी खेल, वो खत्म हो गया। फुटबॉल में बेइंतहा टैलेंट है लेकिन कोई उसको ऑब्लाइज ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, फीफा ने उसको अभी सैंक्शन लगा दी, लग गई है सैंक्शन, ठीक है। क्यों? काम नहीं कर रहा कोई, बैठे हुए सब तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। देख मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ना MSc किया स्पोर्ट्स साइंसेज में, ठीक है। तो जब से मेरे एक विल है कि मैं जो ना अपना एक स्पोर्ट्स स्कूल खोलूं, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, सारे स्पोर्ट्स साइंसिस में तो सारे स्पोर्ट्स आते हैं ना, सारे आते हैं, तो उसके लिए मैं तवदो में लगा हुआ कि मुझे ग्राउंड मिल जाए, लेकिन कराची का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सारे ग्राउंड जो है ना वो ऑक्युपाइड हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, मिलते नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो शॉर्ट टाइम में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुर्रिकुलम है ना, वो स्पोर्ट्स में लिखा जाता था हमारे दौर में, अब तो खैर वो भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी, ऐसा ही है, एक्स्ट्रा करिकुलम। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, फारिग फालतू, बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट क्या करेंगे कि उसको उस पर ऑब्लाइज ही नहीं करेंगे, ना पैसा खर्च करेंगे, ना बच्चे को उसको मोटिवेट करेंगे, कह रहे भाई इस चीज की तो परसेंटेज आपकी काउंट ही नहीं होनी है, exactly. तो आप खामा खाइए, आप जाइए तो खाली भाग दौड़ के आ जाइए। मेरा अपना देखिए कराची यूनिवर्सिटी और हमारा हायर एजुकेशन कमीशन स्पोर्ट्स की डिग्री दे रहा है, तो उसके टीचर कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल सही है, फालतू है ना, फालतू हो गए ना। हम अपने कुर्रिकुलम में जैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लाजमी सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स को लाजमी बना, तो वहीं से हमारे फुटबॉल के भी निकलेंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक, बॉक्सिंग, सब कुछ निकल जाएंगे। यही सिंपल ग्रास रूट लेवल है, ना कि आप ये करें वो करें। फुल्ली एग्री, फुल्ली एग्री, बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि ये होना चाहिए, इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो डेफिनेटली फिर आपके पास जो है वो प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। वेल थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जमील अहमद साहब का वक्त यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह मैच के बाद फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।